आवाज लास्ट टॉपिक में था विषम संघवाद या एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। कैसी लगी आपको? क्या करें? आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको पढ़ने के बाद क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं है? ये सही बात है कि नहीं? अच्छा, जो बुक्स आपने इसके पहले मतलब सच में आपने पढ़ी है कैसे पढ़ी है? तो मतलब अच्छा, वास्तविक तौर पे हमारी मेहनत सफल है या नहीं? अच्छा, दूसरी बात जो हमने कही थी, अब किसी और बुक से उसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं? क्या करें? कौन सा? अच्छा, तो आपने दूसरों को बताया, व्हाट्सएप पे शेयर किया कि नहीं? क्या करें? क्या करें? अच्छा, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म जो आपको बता दें। हाँ, तो विषम संघवाद में आपको याद दिला दें कि विषम संघवाद में जो विशेषताएं हैं हमने कल बता दिया था कि पांचवी यानी हमारे संघीय व्यवस्था में सारे राज्यों को एक समान हैसियत नहीं है। इसका मतलब है इस तरीके का अंतर हमने किया है, जैसे कि, और इसीलिए दिखता है कि भारतीय संघ में चाहे हमने कनाडा से बात ली है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो पांचवी ने सूची है, छठी ने सूची है, इनका जो इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 का है। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में संघवाद कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बात और इससे पता चलती है कि संघवाद के लिए पहला शेड्यूल फेडरलिज्म के लिए है, चौथा शेड्यूल फेडरलिज्म के लिए है, पांचवा छठा शेड्यूल, यानी संविधान में अगर 12 अनुसूचियां हैं तो उसमें 4 तो केवल फेडरलिज्म के लिए दी गई हैं। इसे भी आप इस बात का महत्व समझ सकते हैं कि संविधान में संघवाद जैसे टॉपिक का महत्व कितना ज्यादा है। अगर हम कुछ बात आपको याद दिला दें, सिक्स शेड्यूल की बात करें, फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ का तो हम ज्यादातर उल्लेख पंचायती राज में करते हैं, लेकिन अगर हम फिफ्थ शेड्यूल की बात कर दें, देखिए कैसे विषम संघवाद में एक एक चीजें, जैसे कि विषम संघवाद में किस तरीके से, अच्छा ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, जैसे कॉम्पिटिशन जब भी कोई बुक लिखा जाता है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये होता है कि हम कितने संक्षेप में इसको लिखें। जानकारी रेफरेंसेस तुम्हारे पास बहुत होते हैं, तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा होता है अगर बिलावजह चीज आप पढ़ रहे हैं तो कोर आप गंवा देंगे। कई बार ये हर सेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, जो बात मैं क्लास में बोलता हूँ वो बात बुक में भी आपको दिखेगी। एकदम कोर सेक्शन आपका हमेशा साथ में रहेगा, और एक एक चीज के चक्कर में कई बार पता चलता है कि हम कोर सेक्शन और एक ही चीज का इतना विस्तार कर दिया, उसे मूलज के रह गए, वो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत डिसएडवांटेज कर देता है। जैसे कई बार जब प्रोफेसर वगैरह से बात करती है तो वो कहते हैं कि भाई इतना संक्षेप में आप लोग कैसे लिख लेते हो? तो हमने कहा हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट ऐसी है, हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट ऐसी है, 150 शब्द में लिखना है हमें। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतनी चीजें हैं कि उसको एक साथ सब इकट्ठा कर पाना मुश्किल होता है। तो फिफ्थ शेड्यूल, अगर हम पांचवी सूची की बात करें तो आप देखेंगे किस तरीके से विश्व, तो फिफ्थ शेड्यूल, अगर हम पांचवी सूची की बात करें तो आप देखेंगे किस तरीके से विश्व संघवाद का पहला एग्जाम्पल है। पांचवी अनुसूची को हम कहते हैं शेड्यूल्ड एरिया, इसका जो नाम है अनुसूचित क्षेत्र। शेड्यूल्ड एरियाज, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, शेड्यूल्ड एरियाज का प्रावधान किया गया है। अब सवाल है कि शेड्यूल्ड एरिया का मतलब क्या है? ये राष्ट्रपति के द्वारा बताया जाएगा कि विच एरिया ये शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है,
और राष्ट्रपति इसके बारे में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। इसका मतलब है आप ज्यादातर बातों में देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में थे और उन्होंने भी माना कि हमारे यहाँ संविधान में संघ सरकार की शक्तियां ज्यादा होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए सारी शक्तियां संघ सरकार के हाथों में है, यानी पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संघ सरकार के हाथों में शक्तियां दी गई हैं। आप अगर अनुच्छेद 330 देखेंगे, 332, 334, यानी जहां अनुसूचित जाति जनजाति का लोकसभा में रिजर्वेशन है, वहां उनका जो विधानसभाओं में रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। ये सारी शक्तियां संघ सरकार के हाथों में दी गई हैं। और आप देखेंगे शेड्यूल्ड एरिया का मतलब होता है वो एरिया विच इज डोमिनेटेड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी ज्यादा हो। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी ज्यादा हो, लेकिन स्वाभाविक तौर पर इस शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी और शेड्यूल्ड एरिया की घोषणा करने का अधिकार सीधा दिया गया है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दैट इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फिर आप देखेंगे पूरी शेड्यूल्ड, आखिर में सवाल है कि शेड्यूल्ड एरिया ये घोषित करने का पर्पज क्या था। मान लीजिए कि एक रीजन में शेड्यूल्ड एरिया हो गया, जैसे शेड्यूल्ड एरिया आप कहाँ मिलेगा, झारखंड में आप जाइए, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पूरा राज्य नहीं बल्कि राज्य का एक भाग जहाँ पे जनजातियों की आबादी ज़्यादा है, उस एरिया को प्रेसिडेंट ने शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर रखा है। और हमारे संविधान में यहाँ तक बात की गई है कि ऐसे राज्य जहाँ अनुसूचित जनजातियों की आबादी ज़्यादा है, जैसे खास तौर पे जिन राज्यों का उल्लेख संविधान में किया गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऐसे राज्यों में एक मंत्री ऐसा होगा जो अनुसूचित जनजाति के मामलों का होगा। ये बात संविधान में लिखी गई है। देयर इज स्पेशल, यानी संघ में तो ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन राज्यों की बात है कि ऐसे राज्य जिनमें राज्यों का नाम लिखा गया है कि वहां पे एक मंत्री ऐसा होगा, वन मिनिस्टर विल बी देयर हु विल इवन एडमिनिस्टर द इशूज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अब आप देखेंगे ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया बन गया तो क्या इसमें भी चीफ मिनिस्टर होगा, इसमें भी गवर्नर होगा, तो बाकी चीजें तो और राज्यों से मिलती हैं। तो आखिर में इनको एडवांटेज क्या है कि क्या प्रेसिडेंट ने अगर किसी रीजन को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया, इससे इनको कौन सा लाभ मिल जाएगा, कौन से फायदे हो जाएंगे, इसको दूसरे एलिमेंट से आप जोड़ के देखिए। ये बात ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, राज्यपाल यहाँ पे होगा, और आप देखते हैं कि पहली बात तो व्हाट इज स्पेसिफिक इन शेड्यूल्ड एरियाज, क्योंकि यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यहाँ मंत्रिपरिषद होगी, यहाँ भी मंत्री होगा। इधर कुछ राज्यों में ट्राइबल मामलों का स्पेशल मंत्री होगा, हर राज्यों में नहीं। और माना जाता है कि भारत में लगभग 15 से 16 ऐसे राज्य हैं जहां शेड्यूल्ड एरिया प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर रखा है। अब सवाल है कि इन्हें फिर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, इनमें ऑटोनॉमी हमने क्या दी। ऑटोनॉमी हमने इस तरीके से दी है कि पहला, शेड्यूल्ड एरिया में देयर इज ए स्पेशल रोल ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की विशेष शक्तियां हैं। इस क्षेत्र में हमने वी हैव प्रोवाइडेड स्पेशल रोल ऑफ गवर्नर, हमने राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्रदान की है। वैसे तो आप देखेंगे अगर 5वीं सूची 6ठी को हटा दीजिए तो देयर इज ए स्पेशल रोल ऑफ गवर्नर इन आर्टिकल 371, अनुच्छेद 371 के विभिन्न आर्टिकल में भी गवर्नर के स्पेशल रोल है। तो वो बात है महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, सिक्किम के लिए। तो आर्टिकल 371 के बहुत सारे प्रोविजंस में ऐसी बात की गई है, लेकिन 5th शेड्यूल में देयर इज ए स्पेशल रोल फॉर द गवर्नर, गवर्नर के लिए स्पेशल रोल है। और स्पेशल रोल कैसे है कि वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, सॉरी अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित क्षेत्र में
संसद और विधानसभा के द्वारा निर्मित किसी भी विधि को लागू करने से प्रतिबंधित कर सकता है। इतना स्पेशल रोल गवर्नर को है। इवन गवर्नर कैन रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द स्टेट असेंबलीज। गवर्नर के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने वाले संसदीय विधि अथवा विधानसभा के द्वारा निर्मित विधि को प्रतिबंधित किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। प्रतिबंधित किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें गवर्नर का भी स्पेशल रोल हमें मिल गया। हमें गवर्नर का भी स्पेशल रोल मिल गया। इस पॉइंट को हम गवर्नर के पावर्स में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम आपको याद दिला दें, हर जगह एक जगह पढ़ी गई चीज़ों को एप्लीकेशन सीधा हम दूसरी जगह कर देंगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि आप देखेंगे, अब एक देखिए मसला एक फंसता है प्रीलिम्स एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे मसला फंसता है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी इसलिए ज़्यादा पढ़ने से, मेंस का अप्रोच पढ़ने से प्रीलिम्स कई बार खराब होता है। कहाँ खराबी आती है हम आपको याद दिलाते हो, कहाँ आपको सतर्क रहना है। अब मान लीजिए आपको स्टेटमेंट दिया गया कि संसद देश के लिए विनिर्माण की सर्वोच्च संस्था है, संसद पूरे भारत के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। कथन सत्य है असत्य है तो आप सत्य ही मारेंगे। देयर इज अ वेरियस एक्सेप्शन ऑफ दैट। आप हमेशा याद रखिए, एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल। और हमने जब पार्लियामेंट पढ़ा था तो पार्लियामेंट में ये भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट हैड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कैपेसिटी, यानी हमारी संसद तो भारत के लिए विधि का निर्माण करेगी, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी विधि का निर्माण करेगी। तो अब ये कथन पढ़ने से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे कहा भी जाता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। लेकिन हमें ज्यादा पढ़ना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो आपको याद दिला दें, ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि आप एक जगह पढ़ेंगे और पता चला कि फिर आपको दिमाग में ये भी आने लगा। प्रीलिम्स में ज्यादा दिमाग लगाएंगे, उत्तर गलत करके चले आएंगे। दूसरा रूल आपको बता दें, प्रीलिम्स में मान लिया कोई सवाल नहीं आ रहा है, इंस्टेंटली दिमाग में आपको उत्तर आ गया पहला, कहीं कहीं पढ़े हुए हिडन में आ रहा है, इनसाइट आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। जो इंस्टेंट पहला ऑप्शन आ गया उस पर कभी सोचिए मत। सोचेंगे गलत सही काट कर गलत टिक करके चले आएंगे। ये अगर आपने एग्जाम में कई बार ट्राई किया होगा, आजमा के इसको देख लीजिएगा। कुछ फंडामेंटल रूल होते हैं जो आपको भूलना नहीं है। इसलिए देयर इज स्पेशल रोल गवर्नर। क्योंकि आप ये बात जानते हैं, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र निश्चित रूप में क्यों संसद और विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों को मॉडिफाई करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया है। कारण ये है, अब जहां अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, मान लीजिए कल के लिए पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम एग्जाम्पल आपको बताए, ये पावर क्यों गवर्नर को दिया गया है कि संसद के द्वारा निर्मित विधि, राज्य विधानसभा के द्वारा निर्मित विधि, वो तभी अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा जब उसकी परमिशन मिल जाए। अब एक एग्जाम्पल आपको बता दें क्यों ऐसा किया गया है कि मान लीजिए कल के लिए पार्लियामेंट ने बना दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक पति का एक पत्नी की व्यवस्था, एक व्यक्ति एक ही महिला शादी कर पाएगा। जनजातियों में ऐसी प्रथा नहीं है। अब बताइए प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। कल के लिए पार्लियामेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बना दिया, यहां प्रॉब्लम है क्योंकि जनजाति समाज ऐसा है स्वाभाविक रूप में, जहां पे जनजाति समाज ऐसा है जहां पे लैंड का पर्सनल अथॉरिटी होल्डिंग उन पे नहीं होती। जनजाति समाज जिस समाज पे लाखों वर्षों से रह रहे हैं, हजारों वर्षों से रह रहे हैं, उसका उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। और हमारा कानून ये जानता है कि भाई जिसकी जमीन रजिस्टर्ड है उसका वो मालिक है। इसे लिखी पढ़ी गई बातें इनके लिए नहीं है। इसलिए जनजाति समाज को किसी भी जमीन से रिप्लेस करना बहुत ही आसान है। अब आप देखें कैसे हम चीज़ों को रिलेट करते हैं। हम आगे चल के सोशल मूवमेंट पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में सोशल मूवमेंट दिया गया है। और आप देखते हैं कि जीएस में है डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको हम याद दिला दें, पोल साइंस का ऑप्शनल इतना जबरदस्त तरीके से आपको जीएस में हेल्प करता है। सेकेंड पेपर की बात तो आप छोड़े, थर्ड पेपर फोर्थ पे हर जगह इसका रोल आ जाता है, क्योंकि हमारा विषय बड़ा डायनेमिक किस्म का है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि
अगर आप देखेंगे कभी आपको इंटरनल सिक्योरिटी में माओवाद की समस्या का समाधान आ जाए और फिफ्थ शेड्यूल का उल्लेख आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब योर अप्रोच इज पार्शियल। भाई इंटरनल सिक्योरिटी का है, आपको एप्लीकेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। एक पॉलिटी का इतना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट इंटरनल सिक्योरिटी में सब जोड़ दीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमें सोशल मूवमेंट में इसको जोड़ना है, यहाँ से भी सोशल मूवमेंट को जोड़ना है। एग्जामिनर इस बात को बहुत देखता है, और खासकर पोल साइंस का प्रोफेसर। अब देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी बड़ी बात कही है, और इसी से एक स्कॉलर कोट करें, कैसे हम इसको अब विषय का उत्तर कैसे बना लेंगे। अभी तक देखने में पैसा लगता है इसे जीएस का उत्तर है। एक खास बात याद रखिए, अब इसको हम थोड़ा सा सैद्धांतिक आधार दें। इस इंफॉर्मेशन को हम कॉन्सेप्चुअल बेस कैसे दे सकते हैं, लिखिए कैसे कॉन्सेप्चुअल बेस दे सकते हैं, और फिर अभी इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे। और जीएस का उत्तर आप देख लीजिएगा, विषय का उत्तर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल ही होता है। और देखिए यही पोल साइंस का पॉलिटी का अप्रोच लॉ के अप्रोच से फर्क कर जाता है। अब कोई लॉ का स्टूडेंट है, इस आर्टिकल किस क्लॉज में ये कहा गया, इस आर्टिकल, अरे हमें मतलब ही नहीं यार, क्लॉज 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 नहीं मतलब है हमें। हमें तो मतलब उसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। हम इसको डेमोक्रेसी से जोड़ेंगे, हम उसको सोशल जस्टिस से जोड़ेंगे। अब एक पॉलिटिकल अप्रोच आप समझिए, हम इसको सोशल जस्टिस से जोड़ेंगे, डेमोक्रेसी जोड़ेंगे, बजाय कि आर्टिकल में जोड़ने के बजाय। वो हमारा काम नहीं चलेगा। और फिर हम आपको बता दें, सोशल जस्टिस के सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अगर आपको अब मान लीजिए कोई सोशल पब्लिक पॉलिसी आ गई कि उज्ज्वला स्कीम पे एक शॉर्ट नोट्स लिखिए, और सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, समाजवाद, इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाए, उज्ज्वला स्कीम क्या हो जाएगी कि 1000 गैस मटी की, यही लिखेंगे आप। यकीन मानिए दोस्तों, दिस इज रीजन वाई पॉलिटिकल साइंस इज बिकमिंग सच पॉपुलर सब्जेक्ट। अब कोई भी टॉपिक आप सोचिए, इर्द गिर्द इसके आता है सारी चीजें, बस रहते अप्लाई कर पाइए आप। कैसे, अब जरा इसी बात कैसे सिद्धांति बनाए जाए, पहला पहला। और इस सेंटेंस को हम और भी जगह यूज कर लेंगे, यहां भी यूज कर लेंगे भाई, स्कॉलर्स के लिए हम जहां चाहे वहां यूज कर लें। तो पहला, नीरजा गोपाल, प्रोफेसर नीरजा गोपाल, प्रोफेसर नीरजा गोपाल का तर्क है कि भारतीय राज्य कल्याणकारी है। प्रोफेसर नीरजा गोपाल का तर्क है कि भारतीय राज्य कल्याणकारी है, भारतीय राज्य कल्याणकारी है, परंतु परंतु उदारीकरण के वर्तमान दौर में इंडियन स्टेट इज a welfare state, but in the present age of liberalization and privatization, परंतु उदारीकरण के वर्तमान दौर में, उदारीकरण के वर्तमान दौर में विकास के नाम पर उदारीकरण के नाम पर, उदारीकरण के युग में विकास के नाम पर जनजाति समुदाय जनजाति समुदाय के हितों की उपेक्षा हो रही है। जनजाति समुदाय के हितों की उपेक्षा हो रही है। इवन नाउ वी आर इवन इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। क्योंकि अब देखिए, अब यही सवाल होता है, इसलिए सोशल मूवमेंट में ये मुद्दा आता है, और विकास और डेवलपमेंट में ये इकोनॉमिक ग्रोथ में मुद्दा आता है। आखिर में डेमोक्रेसी में आप याद रखिए, अगर डेमोक्रेसी को, इस सिद्धांत को डेमोक्रेसी जोड़ के आप देखिए, यानी आप देखिए ट्राइबल कम्युनिटी कैसी है जिसको अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। और अब जरा सोच के देखिए, अभी भी हमारे समाज में जो ट्राइबल कम्युनिटी थी तो बहुत ही पिछड़ी रह गई। ट्राइबल कम्युनिटी का इतना ज्यादा पिछड़ापन है कि सवाल है कि हमने हमने कहा कि हाईवे बनेगा, हाईवे में भी है प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर अ फ्यू पर्सन,
लेकिन हाईवे जिस ट्राइबल कम्युनिटी के सड़क से जा बीच से जा रहा है, उनकी सारी जमीन छीन गई, और वो जमीन छीनने में सरकार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लीगली उसका कोई मालिक ही नहीं है। समुदाय लोग रह रहे हैं, रहने को बड़ी आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। पहला, आप देखेंगे नर्मदा डैम बना, नर्मदा डैम बना तो पूरी आदिवासी कम्युनिटी को वहां से रिप्लेस करना पड़ा। अब डैम बन गया, और व्हाट वी आर सेइंग दैट दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन सवाल है कि वहां लोगों को रिप्लेस किया गया और उनका रिहेबिलिटेशन तक नहीं हो पाया। तीसरा एग्जाम्पल अब देखिए, जो लोग रांची से होंगे, झारखंड से होंगे, रांची जहां पूरा कैपिटल बना है, दिस लैंड वॉज टोटली बिलोंग फॉर द ट्राइबल्स। और वो ट्राइबल्स जो आज की लैंड कीमत, आप शहरों में आप जानते हैं लैंड कीमत कितनी है, और आज जो अरबों करोड़ों की जमीन है वो मूलतः जनजातियों की थी। और वो जनजाति आज जो बहुत जगह पे ईंट के भट्टों पे मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। हमने 90% देखा यूपी में जो ईंट के भट्टों पे काम मजदूर करते हैं वो राज्य से आए हुए हैं, दे द ट्राइबल्स। तो सवाल है कि विकास किसका हुआ, विकास किसका हुआ? और जब हम बड़े बड़े स्लोगन देते हैं सामाजिक न्याय, ये सब विकास, रिजर्वेशन, तो सवाल ये कि रिजर्वेशन आप बाद में दीजिएगा, पहले तो आप उनको आवास तो दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए। हमारा आज एक भी समुदाय है जो इन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। जनजातीय समुदाय आप देखेंगे, और उसी जनजातीय समुदाय में एक एक से समुदाय ऐसे हैं जो आज भी चूहे और बिल्ली के पे चूहा खाते हैं, सांप खाते हैं, और हमको लगता है कि हम सामाजिक न्याय और बड़े लोकतंत्र के आयोजन में रुके हुए हैं। लोकसभा इलेक्शन इज नॉट अ बैड इन itself. Election is better for a democracy. Election is necessary, but holding election is not a sufficient condition for running a successful democracy. केवल चुनाव का राज्य लोकतंत्र का मूल मर्म थोड़े होता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखना है। अब आप देखिए संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण कितना बड़ा था। इसलिए इसी के साथ आप देखिए ट्राइबल कमीशन, अब तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये चीजें प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। बजाय जो हम आर्टिकल के पीछे पड़े रहते हैं, हमारे संविधान में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि ट्राइबल कमीशन, इसलिए हमने ट्राइबल कमीशन बनाया। ये सवाल है, 5th शेड्यूल आगे बढ़ा है। अब इसको अगर लोकतंत्र से आप जोड़ के देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, अगला पॉइंट, डॉक्टर अम्बेडकर ने डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों के संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया। He always emphasized over the protection of interest of scheduled castes and scheduled tribes. डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों के संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया। और उनके अनुसार लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण पर विशेष बल होना चाहिए। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण पर विशेष बल होना चाहिए। वी शुड एम्फेसाइज ओवर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इन डेमोक्रेसी। और आप याद रखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी अल्पसंख्यक ही हैं, और जनजातीय समुदाय के लोग तो शेड्यूल्ड एरिया का मतलब है। अब आप देखेंगे, जो अब आपको पीटी में जो चीजें, डेमोग्राफी का सवाल, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। परसेंटेज अलग होता है, संख्या अलग होती है। हो सकता है कहीं संख्या ज्यादा हो, परसेंटेज कम हो। इसका सीधा सा मतलब है, ये भी चीजें अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस की होती हैं। डेमोग्राफी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में होता है। इस वजह से ये माना जाता है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। इसलिए डेमोक्रेसी, कम्युनिटी एंड डिफरेंसेस, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। और इसी को हमने कल बताया था, एमपी सिंह ने क्या कहा था,
कि वी हैव ट्राई टू अकोमोडेट द एथनिक डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया। अगर हमारा संघवाद है तो संघवाद क्या हो, एथनिक फेडरलिज्म, कि बहुत सारे भाषाई समूह, जाति समूह, धार्मिक समूह, सबके समायोजन की बात इस संविधान करता है। इसलिए फिफ्थ शेड्यूल की इंपॉर्टेंट है। फिर एक फैक्ट पर आ जाए, फिफ्थ शेड्यूल पे फिर आ जाए तो आप कहेंगे ठीक है, गवर्नर को स्पेशल पावर दे दिया गया। इसका मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि हम जनजातियों के सांस्कृतिक अधिकारों के, भौमिक अधिकारों के, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का विशेष संरक्षण करेंगे। दैट इज विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान की का मूल मर्म है। लेकिन जरा दूसरे पहलू पे भी जाके देखें, संविधान हमारा प्रोविजन करता है कि आखिर में और ये फिफ्थ शेड्यूल इनकी रक्षा कैसे करेगा। तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ट्राइबल काउंसिल। जनजाति परिषदों का प्रावधान किया गया है फिफ्थ शेड्यूल में कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ट्राइबल काउंसिल। जनजाति परिषद, जनजाति परिषदों का प्रावधान किया गया है। और इस जनजाति परिषद में जो 20 सदस्य होंगे, देयर विल बी 20 मेंबर्स इन द ट्राइबल्स काउंसिल। 20 सदस्य होंगे और इन 20 सदस्यों में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। तो 20 मेंबर्स मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी द पार्ट ऑफ द ट्राइबल काउंसिल। 20 सदस्यों में जनजाति परिषद के सदस्य यानी विधानसभा के मेंबर होंगे। जो उस राज्य में विधानसभा के मेंबर हैं और जनजाति समुदाय के हैं, वो 20 मेंबर में होंगे, जिसमें 3/4 विल बी इलेक्टेड। 3/4 will be elected या 3/4 will come from the member of legislative assemblies or MLAs from tribal communities। 3/4 उसमें से उस राज्य के विधानसभा सदस्य के रूप में आएंगे जो जनजाति समुदाय से होंगे, जो ट्राइबल कम्युनिटी से होंगे। बाकी को गवर्नर नॉमिनेट करेगा, बाकी गवर्नर नॉमिनेट करेगा। तो 3/4 सदस्य में विधानसभा सदस्य होंगे जो उस राज्य विधानसभा के हैं और बाकी गवर्नर नॉमिनेट करेगा। और जो ये 3/4 मेंबर्स होंगे, जो ये बाकायदा 3/4 सदस्य हैं, वो निर्वाचित होंगे। और अब मान लीजिए जनजातीय परिषद उनसे मिलकर बनेंगी, गवर्नर कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगा, तो निश्चित तौर पर गवर्नर अगर नॉमिनेट करेगा तो ऐसे ही लोग होंगे जनजातीय समुदाय के हितों से संबंधित होंगे। तो अब ऐसे लोगों से इनका मूल काम क्या होगा कि ट्राइबल यानी जनजातीय समुदाय की भलाई के लिए एक तरीके से ये ट्राइबल काउंसिल है या एक तरीके से पैरेलल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। एक समानांतर काम करने वाली विधायिका है, एक समानांतर विधायिका कर लीजिए, एक समानांतर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर लीजिए। इसका मतलब परिषद क्या करेगी? परिषद के काम तो संविधान में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर पे अगर मान लीजिए कोई विधानसभा अधिनियम का निर्माण, बिल का निर्माण करना चाहती है, देन एडवाइस विल बी टेकन फ्रॉम द काउंसिल। जनजातीय समुदाय कल्याण की कोई बात की जा रही है, देन एडवाइस विल बी टेकन फ्रॉम द काउंसिल। तो हर मामले में परिषद से विचार किया जाएगा, परिषद से सहायता ली जाएगी, जिससे हम जनजातीय समुदाय का कल्याण कर पाए। तो ये है फिफ्थ शेड्यूल। यदि आप देखेंगे अभी फिफ्थ शेड्यूल में जो पंचायती राज के साथ भी हम पढ़ते हैं, फिफ्थ शेड्यूल में जब हम अब जरा इसको 73rd अमेंडमेंट जोड़ के देखिए। 73rd अमेंडमेंट हम अलग आपको बताएंगे, और 73rd अमेंडमेंट के साथ जोड़ के जब देखिए, इसका मतलब है कि फिफ्थ शेड्यूल हमने बनाया और ये हमने कह दिया कि संसद कभी भी इसमें परिवर्तन कर सकती है, इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब पंचायती राज का प्रयोग हमने किया, अब जरा इसको फिफ्थ शेड्यूल से पंचायती राज को जोड़ के देखें। यदि पंचायती राज हम अलग से पढ़ेंगे, 73rd अमेंडमेंट। क्या है? अब देखेंगे 73rd अमेंडमेंट कैसे। फिफ्थ शेड्यूल का संबंध 73rd अमेंडमेंट से होता है। जो पंचायती राज को संविधान का भाग बनाया गया, when the entire provision of पंचायती राज was incorporated in the constitution,
जब पंचायती राज को संविधान का भाग बनाया गया तो जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कह दिया गया कि पंचायती राज जनजाति क्षेत्रों पे लागू नहीं होगा, शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्रों पे, सॉरी, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज लागू नहीं होगा। लेकिन 73वें संविधान संशोधन में यह भी कहा गया इसे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है प्रोवाइडेड दैट इफ पार्लियामेंट पासेस एन एक्ट। इसका मतलब यह हो गया कि पंचायती राज लागू कहाँ कहाँ होगा, ये बात बता दी गई। पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में बाकी पंचायती राज में आपको बता देंगे। इसमें एक एक्सेप्शन था कि पंचायती राज प्रोविजन विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। इसका मतलब पूरे राज्य में लागू होगा, लेकिन उस राज्य में जो शेड्यूल्ड एरिया होगा, जो शेड्यूल्ड एरिया राष्ट्रपति नोटिफाई करेगा, भारत से सरकार गजट में प्रकाशित करेगा, उसमें यह प्रोविजन पंचायती राज का लागू नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें लागू करना चाहें, देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर अमेंडमेंट। अगर हम लागू करना चाहें तो उसमें अलग संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों नहीं होगी, क्योंकि साथ में ये लिख दिया गया है कि इससे यानी पंचायती राज को शेड्यूल्ड एरियाज में लागू किया जाए लागू न किया जाए, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग टू द पार्लियामेंट। ये संसद तय करेगी। और संसद ने दिलीप सिंह भूरिया एक तरीके से कमेटी बनाई और 1996 में पार्लियामेंट है डिसाइडेड टू एक्सटेंड द पंचायती राज इन शेड्यूल्ड एरियाज। 1996 में पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब हम पंचायती राज को शेड्यूल्ड एरियाज में लगाएंगे। तो सवाल है कि उस समय क्यों नहीं किया गया था? 92 में जब पंचायती राज आया तो उस समय क्यों नहीं किया गया? और आपने बहुत फेमसली सुन रखा होगा पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। तो फिर क्या हुआ? पैसा, दैट वाज इन 96। पार्लियामेंट ने एक्ट बना लिया। ये बात स्पष्ट है कि पंचायती राज तो संविधान संशोधन से आया, लेकिन पंचायती राज शेड्यूल्ड एरिया में कैसे आया? पार्लियामेंट्री एक्ट से। वो क्यों आया? क्योंकि संविधान में लिखा गया है whenever we want to extend the पंचायती राज in the scheduled areas there is no need of the amending constitution but power belong to the parliament। तो पार्लियामेंट ऐसा कर लेगी। तो सवाल आप पूछेंगे कि आखिर में हमने पंचायतों में ये आखिर में पहले क्यों नहीं किया, बाद में कैसे कर लिया? तो आप याद रखिए, पहले शेड्यूल्ड एरिया में हमने पंचायत नहीं लगाया था क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि पंचायत एक स्थानीय शासन का स्वरूप होगा। तो हो सकता है कोई ग्राम प्रधान हो जाए और ग्राम प्रधान होशियारी करके जनजातियों के हितों का खात्मा कर दे। और आप संविधान सभा के डिबेट्स आप सुनिए तो निश्चित तौर पर गांधी और नेहरू के भी, गांधी और गांधीवादियों के बीच में और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक बड़ा मतभेद ये था। गांधीवादी चाहते थे कि हमारे प्रशासन के केंद्र में क्या होना चाहिए? गांव। डॉक्टर अम्बेडकर गांव से चिढ़ते थे। डॉक्टर अम्बेडकर कहना था कि नहीं, गांव तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए, गांव तो अज्ञानता, उदासीनता और पिछड़ेपन के बिल्कुल अड्डे हैं। अगर हमें भारत का विकास करना है तो निश्चित तौर पर हमारा ध्यान शहरों पे होना चाहिए। यही सोच के हमने गांव ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों को लागू नहीं किया, क्योंकि हमें लगता था कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज इन विलेज तो स्थानीय कुछ प्रभावशाली लोगों का पूरे समुदाय पर नियंत्रण हो जाएगा, जो हो सकता है उस समुदाय के लिए फायदेमंद न हो। लेकिन आप देखेंगे why decentralization is very important, why there is no option of decentralization, why there is no substitute of decentralization, विकेंद्रीकरण का कोई विकल्प क्यों नहीं होता? जरा आप अगर ध्यान से आप देखेंगे 92 में पंचायती राज लगा पहला, 92 में उदारीकरण निजीकरण आया दूसरा, और ये बात आप जानते हैं उसी के बाद माओवाद ने अलग तरीके से भारत में जन्म लिया तीसरा। भाई माओवाद की हिस्ट्री आप देखिए, माओवाद इट वॉज इमर्ज इन वेस्ट बंगाल, और माओवाद पश्चिम बंगाल में होता हुआ बिहार, तेलंगाना और आंध्रा में चला जाएगा, दैट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 90 के बाद लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, उदारीकरण की पॉलिसी आई, तो कहा जाता है कि आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन, अनुसूचित जनजातियों को आम भाषा में क्या कहा जाता है? आदिवासी, वनवासी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो संवैधानिक भाषा है। तो आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पे कब्जा किया गया। और आप देखेंगे अब फिर से डेमोक्रेसी जोड़ के देखिए, डेमोक्रेसी में आपको क्या चाहिए? वोटिंग राइट चाहिए या एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए? वोटिंग राइट चाहिए या जमीन भी चाहिए? वोटिंग राइट चाहिए या
जल और आपके जंगल का मतलब क्या है? ट्राइबल कम्युनिटी अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर होती है? जंगलों पे। उसी से बांस काट लिया, हैंडीक्राफ्ट का सामान बना लिया। तो अब आप देखेंगे व्हाट इज द एक्सटेंडेड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आवर डेमोक्रेसी नॉट मेयरली अ वोट सेंट्रिक डेमोक्रेसी। मतदान करना अगर लोकतंत्र का मूल मायने होता, पार्टी बना लेना, अब बताइए जनजातीय समुदाय पार्टी बना लेगा? वो तो उसको अवेयरनेस नहीं इतना। और क्या अपना दबाव समूह बना लेगा, प्रेशर ग्रुप बना लेगा? पार्टी और प्रेशर ग्रुप हमें अलग से पढ़ना है, लेकिन हमारी जगह यूज तो करेंगे ही। तो पार्टी बना नहीं सकता, प्रेशर ग्रुप बना नहीं सकता, इसलिए स्वाभाविक रूप में सोशल मूवमेंट को आगे किया गया और ये माना गया कि नहीं, जनजातीय समुदाय को ज़्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है, बिकॉज ट्राइबल काउंसिल कहीं कहीं विफल हो पा रही है। भाई ट्राइबल काउंसिल में कहाँ बना दिया? दैट विल बी इन स्टेट कैपिटल पहला, और दैट विल बी कंप्राइज ऑफ द एमएलएस। एमएलए का मतलब मोहनलाल अग्रवाल नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो स्वाभाविक रूप में तो वो अब अब लोगों को लगा कि नहीं नहीं, जब तक पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होगी तब तक जनजातीय समुदाय में भी पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, उसमें अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। और अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो रहा है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसके लिए हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। इसीलिए हमने पंचायतों को एक्सटेंड कर दिया जनजातीय क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में, और पैसा का प्रावधान कर दिया। तो पैसा के प्रावधान में है क्या, लिखने की बात जो है, पैसा के निर्माण के द्वारा पैसा के निर्माण के द्वारा पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज, पैसा का फुल फॉर्म है पंचायती पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। पैसा के निर्माण के द्वारा संघवाद में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। विकेंद्रीकरण अंडरलाइन, these are the key terms. Even decentralization became powerful due to पैसा। पंचायती राज के द्वारा विकेंद्रीकरण को प्रभावशाली बनाया गया। विकेंद्रीकरण को प्रभावशाली बनाया गया और लोकतंत्र को मतदान केंद्रित के बजाय सहभागी बनाने का प्रयास किया गया। मतदान केंद्रित अंडरलाइन, सहभागी अंडरलाइन। It means democracy was no longer a vote-centric democracy, but it became participative. Vote-centric underline and participative underline. वोट सेंट्रिक अंडरलाइन और पार्टिसिपेटिव अंडरलाइन। अब देखिए फिर हमने सिद्धांत को जोड़ दिया, संकल्पना को जोड़ दिया कि अब लोकतंत्र का, जैसे कि अभी लोग चुनाव होने वाला है तो वोटिंग इज द एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। लेकिन सच मानिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या है कि जब हम सरकार के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन करें, अपने ग्राम के विकास में पार्टिसिपेशन करें, और नीतियां कैसी होंगी, डैम कैसे बनेंगे, दैट पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और आपने देखा इसलिए प्राइम मिनिस्टर्स ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अभी उसके साथ क्या जोड़ने की जरूरत है, फोर्थ पी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। और डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल आप जानते हैं कि पावर लाइज इन पीपल। अगर शक्ति जनता में निहित होती है
टैक्स पेयर का पैसा है, जनता में शासन है, तो निश्चित तौर पर है कि until and unless they are not participating in the governance can't be effective. इसीलिए पैसा का पूरा प्रावधान लाया गया। और पैसा के प्रावधान के लिए फिर आप देखेंगे उसके लिए अलग हमने पूरे हिंदुस्तान में पंचायती राज अलग तरीके से चलता है। पैसा के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में अलग तरीके से चलता है पंचायती राज को हमने मॉडिफाई किया जनजातीय क्षेत्रों में लागू करने के लिए। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर एक तो डिसेंट्रलाइजेशन हो और आज आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन कितना ज़्यादा महत्व, जैसे पुलिस में कम्युनिटी पुलिसिंग का विचार आगे बढ़ रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब जिनको भी नक्सली क्षेत्रों में तैनात किया गया है, उनको अधिकारियों को ये बताया जाता है कि अब स्कूल में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करिए, स्कूल में मेला लगाइए, कोई त्यौहार हो जाए तो कुछ काम करिए, और हो सके तो ट्राइबल एरिया में आप खुद ही स्कूल चलाइए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जनजातीय समुदाय राज्य पे अविश्वास करता है, वर्दी को देख कर डरता है। वो वर्दी को अपना संरक्षक मानता है कि अपने लिए शोषक मानता है। देन आवर गवर्नमेंट इज कॉलोनियल और वेलफेयर। बहुत बड़ी बात है ये। अंग्रेजों के जमाने के जेलर से हम डरते थे, और मास्टर अगर सर्वेंट से डर रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन डेमोक्रेसी, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता है। आप देखिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो अगला पॉइंट, पैसा के द्वारा जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन पर जल, जंगल और जमीन पर स्वामित्व प्रदान किया गया। कि वी हैव रिकॉग्नाइज द ट्राइबल्स ओनरशिप ओवर लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर। और अब आपने देखा होगा, इसलिए अब देखिए अब पॉलिटी के लिए कितने कितने महत्वपूर्ण चीज है। फॉरेस्ट डॉलर्स एक्ट ये हमने 2008 में बनाया, एंड दैट इज बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स का अधिकार संबंधी मुद्दे। एक बात आप याद रखिए, आप अगर प्रशासक होंगे तो आपसे किसकी सेवा की अपेक्षा की जाती है? अधिकार संबंधी मुद्दे में। अब अधिकार संबंधी मुद्दे में गलत तरीका क्या है? हम केवल फंडामेंटल राइट के आर्टिकल के पीछे सर खपा रहे हैं। इस आर्टिकल का ये क्लॉज, इस आर्टिकल का, अरे वो सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है फंडामेंटल राइट। बाकी एप्लीकेशन पे आइए अब कि फॉरेस्ट डॉलर्स एक्ट कैसा हो रहा है, आखिर हम अधिकार के लिए हम क्या क्या लोगों को, महिलाओं को अधिकार कैसे दे रहे हैं, विमेंस कमीशन कैसे काम कर रहा है। ये फंडामेंटल राइट्स में रटे हुए हैं, अब ज्ञान जान गया है कि आप रट के आ रहे हैं। और इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अपने किताब में देखा विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, समझ में आ गया? कुछ समझाने की बात है उसमें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, कुछ अतिरिक्त उसमें देखने की आवश्यकता है। आप देख लीजिएगा उसको। ये पढ़ने का फिर तरीका होता है। आपका एप्लीकेशन बहुत ध्यान होना चाहिए। पूरा पूरा आपके एग्जाम का ओरिएंटेशन एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन बात हम देखते नहीं। इस वजह से राइट संबंधी इसको बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आप देखें फॉरेस्ट डॉलर्स एक्ट हमने क्या बनाया। अब आप देखें कैसे समांतर चीज चली। एक तरफ तो हमें जनजातियों के हितों की रक्षा है, फिर हमने क्या कहा, टाइगर्स जोन बना दिया हमने। भाई सवाल ये है कि दिल्ली में बैठे बैठे में बड़े टाइगर के प्रति मोह उत्पन्न होते रहते हैं। जंगलों में जाके देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर इज बेटर फॉर द वाइल्ड लाइफ, ये सच बात है। बाघ बचेगा तो वन्य जीव बचेंगे, पूरा जंगल बचेगा, ये सच बात है। लेकिन दोस्तों मानव की तुम अपेक्षा नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में, वो भी तुम। और सच पूछिए, हाशिए पर रहने वाले लोगों को जब तक उत्थान नहीं होगा तो फिर वो डेमोक्रेसी सही डेमोक्रेसी होगी भी नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी टू एम्पावरिंग द पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड। तो हमने क्या किया, जल जंगल जमीन, और यही तो माओवादियों का नारा है कि जल जंगल जमीन पे हमें नियंत्रण चाहिए, क्योंकि वोटिंग राइट हमें नहीं चाहिए। वोटिंग राइट देकर आपने हमारे अधिकार छीन लिए, हमारी सब संपत्तियां छीन ली, आपने ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि वो तो हमारे लिए। तो सवाल है कि जनजातीय समुदाय के लिए क्या ब्रिटिश सरकार हो क्या भारतीय सरकार, तंत्र बदलेगा या
लोकमत को बदलना पड़ेगा, लो बदलना पड़ेगा, अगला पॉइंट। इसलिए गांधी ने कहा था स्वराज्य चाहिए, अगला पॉइंट। और पंचायती राज को पंचायती राज को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने के लिए फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज इन शेड्यूल एरियाज, पंचायती राज को अनुसूचित क्षेत्र में प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने के लिए ग्राम सभा को विशेष महत्व दिया गया। और ये एक्सप्लेन हम पंचायती राज में कर दें, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है। ग्राम सभा इज गिवन अ सेंट्रल रोल इन पेसा, ग्राम सभा को प्रभावी महत्व दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि सरपंच अनुसूचित जनजाति समुदाय का ही व्यक्ति होगा। ग्राम सभा का सरपंच अनुसूचित जनजाति समुदाय का ही व्यक्ति होगा अनुसूचित जनजाति समुदाय का ही व्यक्ति होगा और ग्राम सभा को अपने सांस्कृतिक अधिकारों ग्राम सभा को अपने सांस्कृतिक अधिकारों, भूमि अधिग्रहण, ग्राम सभा को अपने सांस्कृतिक अधिकारों, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, जनजाति परंपराओं और प्रथाओं को संरक्षित करने की शक्ति दी गई है। जनजाति परंपराओं और प्रथाओं को संरक्षित करने की शक्ति दी गई है। ग्राम इन पेसा, ग्राम सभा is given some specific role for land acquisition, for regulating the social cultural practices of tribal community, and for land acquisition and for controlling the consumption of alcohol and other substances of narcotics। तो इस तरीके के जो अधिकार ग्राम सभा को दिए गए हैं दैट इज थ्रू पेसा। यद्यपि देखिए कुछ समस्याएं तो होती हैं कि कई राज्यों ने अलग अलग एक्ट बना रखा है क्योंकि पेसा और पंचायती राज दैट बिलोंग टू स्टेट सब्जेक्ट। तो कुछ लोगों ने ग्राम सभा को सेंट्रल रोल नहीं दे रखा है, कुछ लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को रोल दे रखा है। ये थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज तो है, लेकिन फिर भी अभी अपने झारखंड में देखा एक पत्थलगड़ी घटना हो गई थी कि पत्थलगड़ी का मतलब है कि जनजाति समुदाय के लोगों ने कहा कि हमारे इस गांव में किसी बाहरी को आने का अधिकार नहीं होगा, चाहे नेता हो चाहे प्रशासन का कोई व्यक्ति हो। इस तरीके की घटनाएं कई बार हो जाती हैं, इसलिए देयर में भी प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर भी अब देखेंगे कि लोकतंत्र में धीरे धीरे चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो फिफ्थ शेड्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म वी हैव अडॉप्टेड। यदि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म आएगा तो फिफ्थ शेड्यूल में इतनी बात तो हम नहीं कर पाएंगे, एक दो लाइन केवल लिख देंगे। अगला है सिक्स शेड्यूल में क्या प्रोविजन है। Let's see what is there in the sixth schedule in the constitution.
अब देखिए जरा फिफ्थ और सिक्स का हम कंपैरिजन कर लें कि देखिए सिक्स शेड्यूल और फिर सिक्स शेड्यूल को आपको लगेगा फिफ्थ शेड्यूल इज फॉर शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, एंड सिक्स शेड्यूल इज नोन फॉर ए ट्राइबल एरिया। ये जनजातीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सिक्स शेड्यूल का मतलब है ये जनजातीय क्षेत्र है, ये अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तो सब नामों में अंतर है और दोनों के अंतर कारण है। इट्स अ ट्राइबल एरिया। Sixth schedule deals with the tribal area and fifth schedule deals with the scheduled area. और जो दूसरा ध्यान में देने की बात है कि ट्राइबल एरिया का मतलब है सिक्स शेड्यूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आसाम, मेघालय और असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसका सीधा सा मतलब है मेघालय में कौन सी जनजाति रहती? खासी जयंतिया। यहाँ पे मिजोरम में मिजो खासी जयंतिया है। त्रिपुरा, असम। असम मीन्स whenever we are reaching over ब्रह्मपुत्र। और त्रिपुरा यानी चार राज्यों को रखा गया है। इसका मतलब अरुणाचल नहीं है, अरुणाचल को हमने 371 से स्पेशल स्टेटस दे रखा है। और नागालैंड नहीं है क्योंकि उसके लिए 371 आर्टिकल पहले से है। मणिपुर नहीं है क्योंकि मणिपुर स्टेट एक मात्र ऐसा एक बात क्या है उसके आगे जाके जरूरत पड़े क्या नहीं है। फैक्चुअल चीजों में एरर को कम करने के लिए बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। आप केवल ये मत पढ़िए क्या है, वो किससे किससे अलग है। हमेशा ध्यान में तो कंफ्यूजन कम से कम हमेशा रहेगा कि नागालैंड इज नॉट पार्ट ऑफ सिक्स शेड्यूल, क्योंकि नागालैंड के संविधान में 371 ए अलग से ही दे दिया गया है, तो फिर उसके लिए आवश्यकता पड़ी नहीं। वाई नॉट मणिपुर? क्योंकि मणिपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत बड़ी संख्या में आज भी हिंदू कम्युनिटी है। उतनी बड़ी संख्या में ट्राइबल कम्युनिटी मणिपुर में नहीं है जितना कि बाकी क्षेत्रों में है। वैसे मणिपुर के लिए भी आर्टिकल 371 के क्लॉज में एक स्पेशल प्रोविजन दे रखा गया है, तो जो यहाँ नहीं हो तो 371 में उनको शामिल किया गया है। तो अरुणाचल नहीं है, मणिपुर नहीं है, और कौन बचता है? नागालैंड। नागालैंड नहीं है, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, तीन नहीं है, बाकी चार स्टेट हैं। देयर इज 7 सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट। अब आप देखेंगे फिफ्थ यहाँ पे सिक्स में 4 स्टेट हैं और फिफ्थ शेड्यूल में 15-16 स्टेट हैं। पहला फर्क आ गया। इसमें सिक्स शेड्यूल में केवल 4 स्टेट आएंगे। आप कहेंगे क्या इसमें 4 में बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, यहाँ तो पार्लियामेंट में, यहाँ तो संविधान संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द शेड्यूल विथ सिंपल मेजोरिटी, उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, तो कभी भी 4 को 5 बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात आप देखेंगे फिफ्थ एंड सिक्स में जो फर्क है, तो यहां पे क्या है कि बहुत सारे मोर देन 16 स्टेट्स में फिफ्थ शेड्यूल का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या है? 4 स्टेट है। तीसरा है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं लगभग जो हमारे यहाँ झारखंड में है, एमपी में है, उड़ीसा में है, दे आर वेरी मच मिक्सिंग विद द अदर पीपल। और दूसरी बात है कि कहीं कहीं ये परसेंटेज के रूप में पॉपुलेशन में कम है। व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट विच आर नॉट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट के अलावा किसी ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर अनुसूचित जातियों जनजातियों का परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। किस राज्य में? कितना परसेंटेज है? जनजातियों की आबादी कितनी परसेंट है? 42 जनजातियों की। मतलब अनुसूचित जाति जनजाति दोनों है, केवल जनजाति? अच्छा, एमपी में जनजातियों की आबादी 42% है। उसको आप चेक कर लीजिएगा, 42 इज टू मच।
अब इसको, इसका मतलब है, अब देखिए मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, जब मैंने भी डेमोग्राफी बहुत दिन हुआ पढ़े हुए, तब मुझे थोड़ा भूल रहा है, लेकिन स्टिल आई रिमेंबर दैट 20% से ज़्यादा शायद ही किसी स्टेट में ट्राइबल्स पॉपुलेशन जाती है। 42, अब थोड़ा सा मुझे, इसलिए मैंने कहा कॉमन सेंस का मैं अगर प्रयोग करूं, जो पिछली हिंद साइड जो मुझे याद आ रहा है, इट इज़ नॉट मोर देन 20% इन एनी स्टेट। लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक बार इसको कन्फर्म कर लेना, एक बार कन्फर्म कर लेना। लेकिन इसका मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे सेबल ट्राइब्स का पॉपुलेशन कितनी है, 20%। लेकिन आप इधर आएंगे, पॉपुलेशन ऑफ सेजल ट्राइब्स इज मोर देन 80%, मोर देन 80%। असम इज अ लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू सेजल ट्राइब्स। असम में भी ये जनसंख्या का 50% है। बाकी तो मिजोरम में 90%, त्रिपुरा, मेघालय 80+। 80+ का मतलब है 95। ट्राइबल्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पहला। तीसरी बात आप देखेंगे, और इसीलिए आप देखेंगे, और हमारे यहाँ 6 शेड्यूल की जितनी ट्राइबल्स हैं, बाकी 5th शेड्यूल की जितनी ट्राइबल्स हैं, दे आर वेरी मच मिक्सअप विद मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और एक तो एग्जाम्पल ये है कि देर बॉर्डर स्टेट, हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है पहले से बॉर्डरिंग स्टेट है, कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ, पहला। दूसरा है दे आर कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। तीसरा है यहाँ पे ज़्यादातर लोगों में अपनी परंपराओं प्रथाओं को संरक्षण करने का बहुत अधिकार है। यानी फिर लोग हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली भी ऐसा लगता है कि पूरे भारत में पहली बार अगर सेसेनिज्म का मूवमेंट कहीं पे चला था, वो था नॉर्थ ईस्ट में, फ्रॉम द नागालैंड। इस वजह से हमें ऐसा प्रावधान लगा कि आखिर में नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसा माना जाता था कि देर इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेशन ऑफ दी स्टेट टू इंडिया। हमारी प्रिंसली स्टेट के एक्सेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी प्रॉब्लम तो नॉर्थ ईस्ट के एक्सेशन में थी। और आप जानते हैं नागा समुदाय के लोग तो आज भी लड़ ही रहे हैं। आतंकवाद की समस्या, उग्रवाद की समस्या आज भी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। और जोग्राफिकली, कल्चरली और पॉलिटिकली दे आर इनफैक्ट मोर लोकेटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ इंडिया। वो तो भारत के बिल्कुल एकदम किनारे की चीज़ों पर लटके हुए हैं, किनारे पर लटके हुए हैं। इस वजह से अब देखेंगे संविधान में हमने एक स्पेशल प्रोविजन 6 शेड्यूल के रूप में किया, क्योंकि इनको इनकारपोरेट करने का और कोई तरीका हमारे पास था ही नहीं। और इसलिए अब देखेंगे इनको हमने स्पेशल प्रोविजन दिया। ये क्यों? क्योंकि जनजातीय परंपराओं की रक्षा कर पाए। इसलिए बात रशीदुद्दीन का, अब यहाँ फिर कैसे हम कोट करेंगे, एक न एक स्कॉलर को ला देंगे। हमारे पास स्कॉलर 5-6 आ गए तो इसी को हम एक न एक यूज करते रहेंगे। बस हमें खींच खांच के का नाम देना है, बस ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कैसे हम यूज करेंगे, अगला पॉइंट। अब कैसे हम इस फिलोसफर को लाएंगे या स्कॉलर्स का नाम कोट करेंगे, लिख लीजिए। रशीदुद्दीन खान का मानना सही है। रशीदुद्दीन खान, RASHEEDUDDIN, रशीदुद्दीन। रशीदुद्दीन, अकॉर्डिंग टू रशीदुद्दीन खान, भारत में एकता का वास्तविक अभिप्राय। If you look the view of Rashiduddin Khan, he said that unity in India means unity in diversity. Unity in diversity underline, भारत में एकता का आशय विविधता में एकता की स्थापना है। भारत में एकता का आशय विविधता में एकता की स्थापना करना है। यूनिटी मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और फिर यहाँ प्रोफेसर एमपी सिंह को भी कोट कर सकते हैं, निज जातीय संघवाद, अगला पॉइंट। और एमपी सिंह ने भी कहा है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में
इन a diverse and complex society like India, भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में छठी अनुसूची के माध्यम से छठी अनुसूची के माध्यम से नृजाति संघवाद की स्थापना करने का प्रयास किया गया। छठी अनुसूची के माध्यम से नृजाति संघवाद की स्थापना का प्रयास किया गया। In ethnic federalism is set up in India through the 6th schedule. Ethnic federalism is set up in India through 6th schedule. छठी अनुसूची के द्वारा नृजातीय संघवाद की स्थापना की गई। अब आप देखेंगे ये वास्तविक हो गया मामला किस तरीके से। अब आप कहेंगे भाई ठीक है, तो 6th शेड्यूल का मतलब हो गया दैट इज मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरिया। तो अब आप देखें कि वाई वी हैव मेड डिफरेंस शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। लेकिन आप कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि आखिर में इसमें ऑटोनॉमी क्या है, फिर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, क्योंकि आप जानते हैं 6th शेड्यूल में चीफ मिनिस्टर रहेगा ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा ही, एमएलए और एमपी तो हर राज्य में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा सदस्य हैं, दैट इज सिमेट्रिक फेडरलिज्म, कैपिटल है। लेकिन व्हाट इज ऑटोनॉमी, इनको ऑटोनॉमी क्या है? पहला, हाउ वी हैव प्रिजर्व द ऑटोनॉमी ऑफ दिस शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। तो ऑटोनॉमी कैसे हमने बनाई है? यहाँ पे हमने प्रोविजन किया है, इन 6th शेड्यूल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ट्राइबल काउंसिल नहीं है, यहाँ पे क्या है? जनपद परिषदें हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। There is a provision of district autonomous council in the 6th schedule. District autonomous council in the 6th schedule. अब देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में होता क्या है, 6th शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में क्या है? तो पहला जो ध्यान से देखने की बात है कि डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल इज इलेक्टेड बॉडी बाय द पीपल। ये जनता के द्वारा निर्वाचित एक संस्था है। जनता का मतलब है ट्राइबल समुदाय के द्वारा। दैट इज दिस काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द ट्राइबल्स, इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। दिस काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। एंड नंबर इज ऑलमोस्ट 30 सदस्य होते हैं। यदि आप देखेंगे बोडो काउंसिल में देयर इज मोर देन 30 मेंबर्स। जो बोडो स्वायत्त परिषद है दैट इज इन आसाम, बोडो ट्राइबल्स है, तो बोडो स्वायत्त परिषद है, देयर इज 46 मेंबर्स इन बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल। अदरवाइज और जो ऑटोनॉमस काउंसिल है उसमें 30 मेंबर्स हैं। तो हर राज्य में ऐसी ऑटोनॉमस काउंसिल बनी हुई है। अच्छा, त्रिपुरा और मिजोरम कितनी कम पॉपुलेशन है कि भाई अब पता लगा किसी किसी राज्य में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनॉमस काउंसिल है। लेकिन आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनॉमस काउंसिल नहीं है, क्योंकि आसाम के लगभग आधी आबादी नॉन ट्राइबल्स है। तो दैट ऑटोनॉमस काउंसिल विल ओनली फंक्शन इन द एरिया वेयर ट्राइबल कम्युनिटीज इन डोमिनेशन, ट्राइबल कम्युनिटीज इन मेजोरिटी। इस वजह से अब ये है 30 लोग इलेक्टेड होंगे। इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल का मतलब ये समझ लीजिए जैसे हमारी एक सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द एमपी, एमपी इज नॉट ए मध्य प्रदेश, इट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वैसे एमपी है, एमएलए है, उसके बाद फिर किस शब्द का प्रयोग हुआ? वैसे जनपद स्तर पर निर्वाचित संस्था काम करेगी। अगर हम शब्दों का थोड़ा हेर फेर कर दें, आजकल गवर्नेंस में एक शब्द का प्रयोग करेंगे, मल्टी गवर्नेंस। आप ये देखिए, आप विषय के समझदार कैसे माने जाते हैं? शब्दावलियों के द्वारा, उलझाने से नहीं। लिखने में सिंपल हमेशा लिखना चाहिए,